पराग जी कह रहे हैं कि लोगों की लिवर किडनी फेल होने ही नहीं देंगे, इन्होंने ठान रखा है। और कल मेरे से मैं पूरा 2 दिन की यात्रा, बड़ी सघन यात्रा थी मेरी, पहले अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहब, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर बेंगलोर, फिर हैदराबाद। तो मेरे को मैसेज भेजे, बोले स्वामी जी कुछ बच्चे मर गए। फिर मैंने बोला था पता करो सब इसके बारे में। स्वामी जी, ओम स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। स्वामी जी, जो सिरप है, 2 बड़े सिरप के ब्रांड हैं, एक का नाम है नेस्ट्रो डीएस, दूसरा नाम है स्वामी जी कोल्ड ड्रिप। उसका सेवन इधर एमपी और राजस्थान में कुछ बच्चों द्वारा किया गया था। स्वामी जी, उन सिरप के वजह से कुछ ना कुछ शरीर में उनको दिक्कत आई, किडनी स्वामी जी उनकी कंप्रोमाइज़ हो गई और उसकी वजह से स्वामी जी हाँ बच्चों की डेथ हो गई। लगभग अब तक 11 बच्चे उससे परेशान रहे और काफ़ी और बच्चों को भी दिक्कत है। तो स्वामी जी, वो पूरा प्रोसेस ये है कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ऐसे कंटामिनेंट हैं जो शायद बच्चों की किडनी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो स्वामी जी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो कफ सिरप हैं बच्चों को बगैर किसी डॉक्टरी एडवाइस के ना दें। और जो एडवाइस तो ये देना चाहिए कि भाई एलोपैथी वाले मत लो, स्वासारी ले लो, लेकिन वो नहीं देंगे। क्यों? उनसे उनका धंधा गड़बड़ हो जाता है। और समझिए आजकल पेरेंट्स भी थोड़े से ओवर मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं। थोड़ा जरा सी खांसी भी तुरंत दवा पेलते हैं। अरे थोड़ा बच्चों को बोले थोड़ा दौड़ाओ, एक्सरसाइज कराओ, सीतोपलादी दे दो। पहले हल्दी, तुलसी और अदरक का रस, शहद ये दे दिया करते थे। पता नहीं जो देखो भाई जहर ठोकने में लगा है बच्चों के शरीर में। वो बच्चों के साथ क्रूरता है, बच्चों के साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी है। समझी। और समझी जैसे डोज 2 या 3 ml है, 5 ml है, पर जो माँ बाप है समझी वो 10-10 ml पिला रहे होते हैं। अरे साहब, और दिन में कई बार पिला रहे होते हैं, तो समझी उससे लंग्स कंप्रोमाइज होते हैं, किडनी कंप्रोमाइज, 10-10 गुना दवाइयां ठोक देते हैं। बिल्कुल समझी, लिवर में दिक्कत आती है। और आयुर्वेद में तो ले भी ले, मैंने कहा तो कोई स्वासारी की आधी बोतल भी पी जाए तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एलोपैथी वाली पी ली तो ठोड़ मरोगे। हाँ समझी, वो उसके बहुत ही समझी बहुत ही खराब वाली खतरनाक हो समझी। और ऐसा ही लगभग 2-3 साल पहले अफ्रीका में हुआ समझी। कुछ कफ सिरप गए थे वहाँ पे, और वहाँ समझी अफ्रीका में भी बहुत दिक्कत आई थी, कई बच्चों को समझी ऐसी दिक्कत बहुत हो गई थी। और हाँ वहाँ समझी कुछ ऐसे कंपाउंड थे, इनका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, वो उन सिरप में पाए गए थे और उन सिरप की वजह से समझी वहाँ बच्चों की मौत हो गई थी। तो जो सेफ्टी वाली बात है समझी, जहाँ हम बात करते हैं कि जो दवाइयाँ हैं उनकी सेफ्टी सर्वोपरि है, वो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है समझी। इस टॉक्सिकोलॉजी समझी जो है वो बहुत, और आयुर्वेद में हमने पहली बार ये टॉक्सिकोलॉजी के नए पैरामीटर बनाए हैं और 4 से 8 गुना और कुछ 28 गुना डोज देकर के देखी, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ी बात है, बड़ी बात। बिना किसी दुष्प्रभाव के आपको पूरा सुप्रभाव मिलता है। हाँ समझे। तो समझे अगर हम वही बात करें कि किडनी इंजरी, जो किडनी आजकल समझी टारगेट ऑर्गन है, कुछ ऐसे ही कंपाउंड का समझिए अगर वहां देखें तो रीनोग्रेड कैसे काम करता है समझिए, वो आज हम देखेंगे कि जो किडनी हमारी, ये इससे दवाइयों से भी किडनी फेल हो रही है एलोपैथी के दवा। समझिए हमने पिछली बार बात की थी एंटीबायोटिक के बारे में, आज अब बात करेंगे कैंसर की एक मेडिकेशन के बारे में। समझिए हमने अलग अलग दवाओं का दुष्प्रभाव किडनी पर देखा है। जो सिंथेटिक दवाइयां हैं, चाहे वो समझिए कैंसर की दवाइयां हो या कुछ केस में समझिए हार्ट की दवाइयां हो, एंटीबायोटिक्स हैं, इनके लंबे समय के इस्तेमाल से किडनी समझिए कंप्रोमाइज होती हैं। उन कंप्रोमाइज हुई सिचुएशन में अगर हम रीनोग्रेड दें तो समझिए कि हम किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं समझिए, वो हम देखेंगे। और आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर समझिए, ये हमारे किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो समझिए सांप जैसी स्ट्रक्चर है, ये जो सांप का फन जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली फिल्ट्रेशन है समझिए। यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, यहाँ से छन के समझिए इस जगह मूत्र का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है इसको हम नेफ्रॉन कह रहे हैं समझिए। इसके अलग अलग बारीक नलियां हैं, बहुत बारीक नलियां समझिए, काफी लंबी नलियां, और हमारे एक एक किडनी में समझिए मिलियंस और बिलियंस में ये होते हैं। और आप देखें इनकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, अगर इसके ऊपर आप देखें तो ये इतनी सारी दवाइयां हैं जो बॉक्स में देख रहे हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं समझिए। लगभग 25 से 30 बड़ी बड़ी दवाइयां हैं जिनका एडवर्स इफेक्ट डायरेक्टली किडनी पर होता है। वो जब सिंथेटिक दवाइयां समझिए, उनमें कुछ दवाइयां कैंसर की हैं, कुछ दवाइयां इम्यूनोसप्रेशन के तौर पर यूज की जाती हैं, कुछ दवाइयां समझिए एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, कुछ दवाइयां एंटीबायोटिक्स हैं। हमने एंटीबायोटिक्स सर, सर्दी जुकाम बुखार की दवाइयों से किडनियां खराब हो रही, बिल्कुल खराब हो रही, दिख रहा है तो सब। तो समझिए हमने इन सब दवाइयों पे काम करना शुरू किया है। हमने अब तक 8-9 अलग अलग बड़ी दवाओं पे यूज करके देखा है कि किडनी पे क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, और अगर रीनोग्रेड से ट्रीट कर रहे हैं तो क्या समझिए उस एडवर्स इफेक्ट से बचा
डिजीज इंड्यूस करके उसको ठीक करना, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार पतंजलि ने किया है कि लीवर फेलियर करके, किडनी फेलियर करके, हार्ट फेलियर करके, लंग फेलियर करके, पूरा नर्वस सिस्टम का फेलियर करके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फेलियर करके, कार्टिलेज घिसा करके वापस उसको रिजुविनेट करना, ठीक करना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और बड़ा अचीवमेंट है। हाँ समझी। तो हम ये जो बात करें एंटी कैंसर दवाइयों की जिसकी वजह से किडनी खराब हुए, उसको समझे हम नेफ्रोटॉक्सिटी कहते हैं। नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन, टॉक्सिटी मतलब उसकी टॉक्सिटी। तो जो एंटी कैंसर ड्रग्स की नेफ्रोटॉक्सिटी है उसके बारे में आप देखें, वो समझिए एक ऐसी सिचुएशन है जिससे बचना लगभग नियर इम्पॉसिबल सा होता है, क्योंकि रोगी को जो बड़ा रोग है जिसका नाम है कैंसर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोर्टेलिटी का एक बड़ा कारण है, समझिए से उससे बचने के लिए दवाएं दी जाती हैं, पर उन दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट इतने हो जाते हैं कि कभी कभी वो दवाइयां बंद करनी पड़ती हैं। तो समझिए ऐसी ही एक दवा सिस्प्लेटिन है जिसके कोर में प्लेटिनम है, एक मेटल है। समझिए ये भी एक बात देखने वाली है। काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयों में मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ सुन, प्लेटिनम उसी वो समझिए उसके कोर में, और वो दवाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। और समझिए वो एक अच्छी दवाई मानी जाती है कैंसर के रोगियों को। हमें कहते हैं मेटल खिला रहे और खुद प्लेटिनियम खिला रहे हैं। हाँ समझिए खूब सारा खिला रहे हैं। सिस्प्लेटिन है, ऑक्सलोप्लेटिन है, काफी सारे ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर मेटल। और हम तो आयरन आदि की भस्म खिलाते हैं, वो तो सीधा आयरन ही ठोकते हैं। हाँ समझिए हम आयरन की भस्म दे रहे हैं, कैल्शियम की भस्म। वो एलोपैथी में तो आयरन के लिए वो सीधा आयरन देते हैं, समझिए बॉडीज में एब्जॉर्ब नहीं होता, सिवाय हम तो भस्म बना के देते हैं जो हजम होता है, वो तो सीधा आयरन ठोकते हैं, समझिए वो एब्जॉर्ब नहीं होता। हमको कहते हैं कि ये भस्म खिलाते हैं, अरे तुम तो कूड़ा कचरा खिला रहे हो। हाँ समझिए। तो ये जो सिचुएशन सिस्प्लेटिन वाली है जिसकी वजह से समझिए किडनी टॉक्सिटी होती है, समझिए 50% पेशेंट जिनको सिस्प्लेटिन दिया जाता है, आधे लोगों में किडनी में डैमेज आते ही हैं। ये बड़ा खतरनाक, ये बहुत खतरनाक है समझिए। और ऐसा हो जाता है कि कभी कभी सिस्प्लेटिन की डोज बंद करनी पड़ जाती है क्योंकि किडनी पे डैमेज ज्यादा हो जाता है, फिर रोग बढ़ जाता है, समझिए कैंसर आगे बढ़ता जाता है। फिर तो ऐसा तरीका खोजा जाए कि सिस्प्लेटिन जरूरत पड़े तो वो भी ले ले, किडनी पर असर ना पड़े, वो हमने करके दिखाया। हाँ समझिए, वो समझिए हमने अभी सेल लाइन डेटा में देखेंगे, एनिमल डेटा में देखेंगे, और समझिए जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, समझिए वहाँ कैंसर के रोगियों पे यही क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है कि ऐसे रोगी। अब पतंजलि के साथ टाटा मेमोरियल, एम्स से लेकर के कितने मेडिकल कॉलेजों के साथ अपना समझिए अभी हमारा 18 मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है समझिए, और 5 में और बात चल रही है। अब तो साथ दे रहे हैं सब भाई, हाँ ये काम फायदे का है, लाभ का है, तो सर पतंजलि का साथ देते हैं। ये तो लोगों के रोगियों की भलाई का काम है। और समझिए जब उन्हें हम एविडेंस दिखाते हैं कि दवा काम कैसे कर रही है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो समझिए जो सही डॉक्टर हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, समझिए वो कन्विंस भी होते हैं और वो कहते भी हैं कि हमें अगर रोग ठीक करना है तो हमें नेचुरल तरीके से ठीक करना ही बेटर रहेगा। तो समझिए अब ये देखें स्क्रीन पर, ये है सिस्प्लेटिन और ये जाके डीएनए से बाइंड करता है। समझिए ये प्लेटिनम में यहाँ बाइंड करता है जिसकी वजह से टॉक्सिटी आती है। ये जो स्ट्रक्चर है समझिए डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, और इस सिस्प्लेटिन यहाँ जाके बाइंड करता है और ये समझिए डीएनए डैमेज का कारण बनता है, और वो डीएनए डैमेज एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देता है। तो कैंसर सेल्स के अंदर अगर एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब उसका जो जीवन चक्र है वो वक्त से पहले पूरा हो जाएगा, कैंसर सेल मर जाएगी। ये हाइपोथेसिस से काम होता है। पर समझिए प्रॉब्लम यह है कि ये जो दवाई है सेलेक्टिव नहीं है, ये जाके लगभग और भी कोशिकाओं को इंपैक्ट करने लगती है, और वो अगर किडनी सेल में हो तो समझिए उसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिटी हो जाती है, हार्ट में हो तो कार्डियोटॉक्सिटी हो जाती है, ब्रेन सेल्स में हो तो न्यूरोटॉक्सिटी हो जाती है, कान में हो तो ओटोटॉक्सिटी हो जाती है, और लिवर में हो तो समझिए हेपेटोटॉक्सी हो जाती है। तो ये जो टॉक्सिटीज हैं, जो एडवर्स इफेक्ट हैं, इनको मैनेज करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो हमने इसी पे काम किया और देखा कि सिस्प्लेटिन के जो अपने पाथवेज हैं जिसकी वजह से बीमारी आगे बढ़ती है, एडवर्स इफेक्ट आगे बढ़ते हैं, वो ये हैं, वो चाहे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को चेंज करने वाली बात हो या फिर इन्फ्लेमेशन को चेंज करने वाली बात हो, ये सब इन्हीं पाथवे से होते हैं। फिर हमने इसी पे काम करना शुरू किया और ये देखा कि सिस्प्लेटिन के द्वारा इंड्यूस हुई नेफ्रोटॉक्सिटी को क्या हम मेजर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या हम रीनोग्रिड के इस्तेमाल से उसको डायल आउट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। और जो सबसे
क्रिटिकल क्वेश्चन था कि अगर नेफ्रोटॉक्सिटी इंड्यूस हो चुकी है तो क्या हम उसको रिगेन कर सकते हैं, जो नॉर्मल टिश्यू है उससे हम उसको हम रीजनरेट करके क्या वापस ला सकते हैं। तो हमने इन पर काम करना शुरू किया और रीनोग्रिड जो यहाँ भी रखी है और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर 7 बड़े बड़े हब्स हैं, अपामार्क, पाषाण भेद, पलाश, वरुण, पुनर्नवा, कासनी और गोखरू। इनका एनरिच एक्सट्रैक्ट एक टैबलेट के फॉर्म में है जो कि रीनोग्रिड है, और ये उसकी डिटेल केमिस्ट्री है। ये जो पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर हैं जो आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं और किस किस मात्रा में हर एक टैबलेट में उपलब्ध होते हैं। HPLC में भी अलग अलग बैच में देखें तो हमें ऐसा रेस्पॉन्स दिखाई देता है। ये एक तरीके से केमिकल वैलिडेशन वाला काम होता है कि कौन कौन से नेचुरली पैक्ड फाइटोकेमिकल्स इस औषधि के अंदर हैं। अब हमने उसके बाद काम करना शुरू किया ह्यूमन किडनी सेल्स पर, ह्यूमन किडनी प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स, जो नेफ्रॉन के एक छोटे से हिस्से के सेल्स हैं। अगर आप उन सेल्स को लैब में ग्रो करें और उनकी वायबिलिटी देखें, मतलब वो कितने अच्छे तरीके से अपना जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं, वो आप मेजर करें और रीनोग्रिड को दें उन्हें, तो आप देखें रीनोग्रिड की हाईएस्ट डोज तक भी लेके जाएं, लगभग 300 माइक्रोग्राम पर ml, जो इन सेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। अब वहाँ तक लेके जाएं तो आप देखें इन सेल्स की वायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सेल्स अपने नेचुरल तरीके से वैसे ही ग्रो करते रहते हैं। पर अब इन्हीं सेल्स को आप ग्रो करें सिस्प्लैटिन के साथ और कल्चर मीडिया में इसको डालें, और आप देखें कि जैसे ही आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे ही इन सेल्स की वायबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। और 15 माइक्रोग्राम पर ml जो सिस्प्लैटिन का ह्यूमन सीमैक्स है, सीमैक्स मतलब कि अगर इस औषधि को इंसानों को दिया जाए, रोगियों को दिया जाए, तो जब जिस डोज पे उनको अच्छा इफेक्ट दिखाई दे रहा है उस डोज पे ब्लड के अंदर उनका कितना कंसंट्रेशन है उसको हम सीमैक्स कहते हैं। तो उस सीमैक्स पे आप देखें तो आपको देखें लगभग आधे से ज़्यादा किडनी के सेल से मरने लगते हैं, उनकी वायबिलिटी कम हो जाती है, जो ये बताती है कि हाँ इस सिस्प्लैटिन के अपने एडवर्स इफेक्ट हैं और किडनी सेल्स इसकी वजह से कंप्रोमाइज हो रहे हैं। पर अब आप देखें कि अगर आप इनको को ट्रीट करें कि सिस्प्लैटिन को ह्यूमन सीमैक्स पर दें और साथ साथ रीनोग्रिड को भी ट्रीट करें, तो क्या आप किडनी सेल्स को मरने से बचा सकते हैं। ये जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप देखिए कि जैसे जैसे हम सिस्प्लैटिन के को ट्रीटमेंट के साथ रीनोग्रिड को देते हैं तो रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से एक अच्छी रिकवरी दिखाई देती है, सेल्स मरने से बच जाते हैं, जो ये बता रहे हैं कि रीनोग्रिड के अंदर हेपेटो प्रोटेक्शन के साथ साथ नेफ्रो प्रोटेक्शन की भी कैपेबिलिटी है, और जो नेफ्रोटॉक्सिटी की बात है वो हम उससे बाहर आ सकते हैं अगर इसका इस्तेमाल करें तो। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे के कारक कौन से हैं, तो हमने देखा जो अलग अलग मार्कर हैं, पिछली बार भी हमने इनके बारे में बात की थी, KIM-1 जो किडनी इंजरी मार्कर है और NGAL जो भी एक और किडनी इंजरी मार्कर। आप देखें और सिस्प्लैटिन के एक्सपोजर की वजह से इन सब के लेवल बढ़ जाते हैं और ये बढ़े हुए लेवल रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी पता है काफ़ी साइंटिफिक फैटर्निटी को कि सिस्प्लैटिन जो है वो इन सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जन्म देता है। तो अगर आप रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की बात करें तो एक तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बस्ट दिखाई देता है और आप देखें टाइम डिपेंडेंट तरीके से बढ़ जाता है। और अगर आप इन्हीं कंडीशंस में रीनोग्रिड को ट्रीट करें तो आप देखेंगे वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है, जो ये बताता है कि ये औषधि एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट औषधि है और जो सिस्प्लैटिन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं हम उनको इस मेडिसिन के ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो बहुत क्रिटिकल पार्ट आता है वो है एपोप्टोसिस का, कि सिस्प्लैटिन एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है और आप उस एपोप्टोसिस को मेजर कर सकते हैं। किडनी के सेल के अंदर अगर एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाए तो उसकी वजह से वक्त के साथ साथ जो सेल्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी कम होने लगती है। जो सेल डेथ का कारण है वो ये है, जो प्रोग्राम सेल डेथ है उसका लेवल बढ़ जाता है और आप देखेंगे जो अर्ली एपोप्टोटिक सेल्स हैं जो सिस्प्लैटिन की वजह से लगभग 30% तक पहुंच रहे हैं, तो आप ट्रीट कर रहे हैं रीनोग्रिड से तो ये डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो जाते हैं। जो एक बड़ी वाली बात है जो हमें ये समझाती है कि जहाँ जैसी जरूरत हो औषधि का वैसा इम्पैक्ट यहाँ दिखाई देता है। और फिर इसके अलग अलग जो कारक थे हमने उस पर काम किया और देखा कि सिस्प्लैटिन की वजह से जो अलग अलग टाइप के जीन एक्सप्रेशन हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन एक्सप्रेशन है और जो प्रोटीन के फास्फोरिलेशन है, जो सिग्नलिंग के सबसे ज़्यादा इन डेप्थ प्रोसेसेस हैं जो एक सेल के अंदर दूसरे सेल में कम्युनिकेशन के लिए या सेल के अंदर ही अंदर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमने उनका भी लेवल नापा। वेस्टर्न ब्लॉट को यूज़ करके देखा कि जो JNK पाथवे का फास्फोरिलेशन है, जो ERK अर्क पाथवे का फास्फोरिलेशन है और जो P38 पाथवे का फास्फोरिलेशन है वो फास्फोफॉर्म्स
सिस्प्लेटिन की वजह से बढ़ जाते हैं और वही फॉस्फोफॉर्म आप जब देखेंगे रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से कम होने शुरू हो जाते हैं। जो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही प्रिस्टीन मोड ऑफ एक्शन वाली बात है कि कहाँ पे कितने लेवल के कंट्रोल एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर हो रहे हैं और कैसे बीमारी के दौरान वो मॉडिफाई हो रहे हैं और कैसे एक हर्बल मेडिसिन, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट से वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब इसकी जो अगली एक और यात्रा जहाँ हम आगे लेके इसको गए वो था नेक्रोप्टोसिस की, मतलब नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के जो कॉम्बिनेशन वाली बात है वो आप देखें कि सिस्प्लेटिन की वजह से वो भी इंड्यूस होती है और रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो डोज डिपेंडेंटली तरीके से कम होनी शुरू हो जाती है। और इसके जो कारक अलग अलग टाइप के मार्कर्स हैं, चाहे वो RIPK1 हो, RIPK3 हो या फिर MLKL हो, इनके जीन एक्सप्रेशन भी हमने नापे और देखा कि सिस्प्लेटिन की वजह से इन तीनों जीन्स का लेवल बढ़ जाता है, एक्सप्रेशन बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ लेवल रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से वापस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। और जो इंपॉर्टेंट वाली बात थी कि जो चेंजेस हैं वो एक माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल तक भी हैं। जैसे ऑटोफेजी नाम की चीज़ के बारे में हमने काफ़ी बात की है, जो हमारे कोशिकाओं के अंदर होती है, ऐसा ही प्रोसेस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, इसको माइटोफेगी कहते हैं। उसका भी मॉडिफिकेशन एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है और हमने देखा कि रीनोग्रिड माइटोफेगी को भी अच्छे तरीके से इंड्यूस करता है। तो ये सब फाइंडिंग हमने देखी और उनके अलग अलग मॉलिक्यूलर प्लेयर्स को समझा और देखा कि जो रीनोग्रिड की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है वो कैंसर की दवा की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट को हटाने वाली हैं। पर एक क्वेरी इसमें यह भी आती है कि अगर ऐसा है तो कहीं रीनोग्रिड कैंसर की जो दवा है सिस्प्लेटिन, उसकी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए भी हमने कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए और 4 अलग अलग कैंसर सेल्स को ग्रो किया और उसको रीनोग्रिड के साथ साथ सिस्प्लेटिन भी दिया और ये देखने का प्रयास किया कि कहीं वो एक्टिविटी सिस्प्लेटिन की वो अपनी एक्टिविटी वो तो कम नहीं हो रही है, खराब नहीं हो रही है, मॉडिफाई तो नहीं हो रही है। और ये बहुत ही जबरदस्त डेटा है और हमने पहली बार ये दिखाया कि रीनोग्रिड के अंदर सेलेक्टिविटी है कि जो भी दुष्प्रभाव है उनको तो डायल आउट कर रहा है, पर जो सिस्प्लेटिन के अपने नेसेंट इंपैक्ट हैं जिसकी वजह से उस दवा को दिया जाता है, मतलब कैंसर की सेल्स को मारने वाला काम, आप देखिए रीनोग्रिड की प्रेजेंस में इन चारों कैंसरस सेल्स के ऊपर जो सिस्प्लेटिन का इंपैक्ट है वो कांस्टेंट रहता है और सिस्प्लेटिन लगभग आधे से ज्यादा सेल्स को मार देता है जिसकी जो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है और रीनोग्रिड उसको किसी भी तरीके से इंपैक्ट नहीं करता। तो जो कैंसर सेल्स हैं उनके ऊपर सिस्प्लेटिन का इंपैक्ट बरकरार रहता है और जो नॉन कैंसर सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, वहां पे जो इंपैक्ट आ रहे होते हैं वहां पे रीनोग्रिड इसको अच्छे तरीके से सेव करता है। तो एक अच्छी वाली बात है कि जो सुप्रभाव है वो मेंटेन्ड है और जो दुष्प्रभाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इनके ऊपर हमने और भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और सिस्प्लेटिन का इंडक्शन हमने सी लिगेंड्स के मॉडल पे भी दिया और वहां भी बायोलॉजी के इन्हीं पैरामीटर को वैलिडेट किया और इस पूरी फाइंडिंग को लेके हम नेचर पब्लिकेशन ग्रुप के एक जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट के पास गए और ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये फाइंडिंग वहां पब्लिश हुई और जो आप पेपर का टाइटल भी देख रहे हैं कि रीनोग्रिड सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिस्प्लेटिन इंड्यूस इंजरी, ये एक बड़ी वाली बात है। और जो आयुर्वेद की औषधियां हैं अब अपने ही नाम से अच्छे तरीके से पहचानी जा रही हैं और साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि रीनोग्रिड किस तरीके से कैंसर की दवाइयों की वजह से होने वाले एडवर्स इफेक्ट को डायल आउट कर सकता है और जो हमारे मेडिकल फील्ड के फ्रेंड्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स आजकल इसी पर ही हो रहे हैं कि हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेटिव तरीके से हम एक होलिस्टिक हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं और पेशेंट्स को जो भी ट्रीटमेंट बेनिफिट्स हैं उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये पेपर इस जर्नल में है और अगर आप ऑनलाइन हैं और अगर आप ये QR कोड देख रहे हैं, अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो आप अपने फ़ोन पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो डेटा मैंने आज दिखाया है इसका काफ़ी कुछ इसी ही मैन्युस्क्रिप्ट में है और वो डिटेल में लिखा हुआ वो भी है और इजी लैंग्वेज में हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास भी किया है। तो आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना और आपने देखा कि ये जो काम है जो हम रीनोग्रिड पे करते आ रहे हैं इसकी अच्छी कैपेबिलिटी कैसी है। आज हमने कैंसर की दवा के बारे में देखा